नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि सिलेबस लगभग हमने कंप्लीट करा दिया है और आपके एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हम आपको करवाना आरंभ कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी जैसा हम सोच रहे हैं। और यदि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है तो आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। इस कम बचे हुए समय में आपको अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए आज से ही पढ़ाई प्रारंभ कर देनी है। चलिए, एमसीक्यू क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेके हम आज उपस्थित हुए हैं। कक्षा 12, विषय राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस, कहीं कहीं इसे सिविक्स भी बोलते हैं। तो इस विषय की दूसरी किताब में हमने पहला अध्याय करा दिया था, अब दूसरा अध्याय लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है एक दल के प्रभुत्व का दौर। हम स्वतंत्र भारत की राजनीति की बात कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत की राजनीति किताब के अंतर्गत दूसरा पाठ जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। अगर इन चीजों में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पुराने वीडियो देखिए क्योंकि उसके बारे में हमने विस्तार से वहां समझाया हुआ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इन क्वेश्चंस के अतिरिक्त भी मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के नोट्स पीडीएफ बनाकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप निकाल के पढ़ सकते हैं। अपने नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने पूरी मेहनत और पूरी देखभाल के साथ ये नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए। जब मैं चैनल प्रारंभ कर रहा था तब मैंने आपसे वादा किया था कि आपको अन्य किसी चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आपको वो सारी चीजें उपलब्ध होंगी। उसी उपलब्धता के आधार पर हम ये कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। चलिए, आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र भारत में चूंकि भारत की स्वतंत्रता दिलाने में एक दल का बहुत बड़ा योगदान था। किस दल का था? कांग्रेस का। तो कांग्रेस चूंकि स्वतंत्रता संग्राम से ही बनी हुई, कब बनी थी कांग्रेस? 1885 में कांग्रेस बनी थी और 1885 से ही कांग्रेस उपलब्ध थी और राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये धारणा बैठ गई थी कि कांग्रेस ने ही जनता को स्वतंत्रता दिलाई है। क्योंकि जिस पार्टी ने स्वतंत्रता दिलाई है इसलिए उसी को राज करने का भी अधिकार है। इस मानसिकता के साथ लोग जी रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस अन्य पार्टियों से काफी आगे निकल गई और लगभग 15 से 20 साल तक किसी अन्य पार्टी को किसी भी प्रकार का मौका नहीं मिला। अभी हम आपको बताएंगे कि प्रथम संसद में मात्र 16 सीट पाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख विपक्षी दल थी। विपक्षी दल का नामो निशान नहीं था। केवल 16 सीट पाई थी कम्युनिस्ट पार्टी और वो प्रथम संसद की प्रमुख विपक्षी पार्टी थी। तो सोचिए आप किस तरीके से कांग्रेस ने जनमानस में अपनी पैठ बना रखी थी। जो लगातार 15 से 20 साल तक कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष नाम की भी कोई चीज होती है या विपक्ष नाम की भी कोई चीज है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि वो दौर जो एक दल के प्रभुत्व का दौर
हमारे यहां क्या हुआ, हमने लोकतंत्र को अपनाया और लोकतंत्र में बहुत सारे देशों, बहुत सारे दलों को प्रतिस्पर्धा करने की छूट होती है। हमने बहुदलीय शासन व्यवस्था को अपनाया, लेकिन हमारे यहां सिद्धांत में तो बहुदलीय व्यवस्था थी, लेकिन यथार्थ में क्या था, एक दल के प्रभुत्व का दौर चल रहा था, एक ही दल सर्वमान्य था, बाकी अन्य जगह ये स्वीकार नहीं किया जाता है। क्योंकि हमने लोकतंत्र अभी शुरू ही किया था और हमारे यहां जो आध्यात्मवादी लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं ये धारणा थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, ये ऐसी पार्टी है जो शासन करना जानती है, इसलिए कांग्रेस को ही वोट दिया जाए। और कांग्रेस में बहुत सारे करिश्माई व्यक्तित्व के नेता भी थे जो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों से अपने आप को बहुत आगे ले जाते थे। खैर, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। यानी कि हमने लोकतंत्र यदि अपनाया है तो लोकतंत्र में क्या आवश्यक है, चुनाव आवश्यक है। और यदि हमने को निष्पक्ष चुनाव कराना है तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग होना, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग होना अनिवार्य बात है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, पहले चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। भारत में पहले चुनाव आयोग का गठन सन 1950 में हुआ। कब हुआ, सन 1950 में। दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं कि 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ और प्रारंभ में केवल एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था। काफी समय पश्चात चुनाव आयुक्तों की संख्या बढ़ा दी गई। चलिए, ये क्वेश्चन यहीं तक, आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि भारत में, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से किस प्रदेश में बनी। क्योंकि एक दल का दौर चला आ रहा है तो अब ये पूछ रहे हैं कि पहली वो सरकार जो कम्युनिस्ट पार्टी की थी, और आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का कलेवर क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी कभी चुनाव लड़ने में विश्वास नहीं करती है। कम्युनिस्ट पार्टी तो उसके सिद्धांत क्या है, उसका सिद्धांत है कि क्रांति के माध्यम से दूसरे के संसाधन छीन लेना। जिसके पास संसाधन है उससे संसाधन छीन लेना, एक सर्वहारा वर्ग को लेकर लोगों के पास जो संसाधन है उनको छीन लेना क्रांति के माध्यम से, वो भी कैसी, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से। लेकिन यहां हो क्या रहा है, भारत में इसका उल्टा हो रहा था। और भारत में क्या हुआ कि वह प्रथम सरकार, भारत में क्या हुआ, जो प्रथम सरकार बनी, राज्यों में प्रथम सरकार बनी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई, वो भी कैसे, लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से बनाई। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से किस प्रदेश में बनी। तो आप देख लीजिए किस प्रदेश में बनी, बताइए। नहीं याद आ रहा, मैं बता देता हूं, केरल में बनी। किसमें बनी, केरल में बनी। सबसे पहली सरकार कहां बनी, केरल में बनी। और किस पार्टी की बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की बनी। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले कांग्रेस को क्या दिया, कांग्रेस को बताया विपक्ष के रूप में कि मैं एक शक्तिशाली विपक्ष हूं, और एक प्रदेश में कांग्रेस से सरकार छीन ली। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं कि आज जो सत्ताधारी पार्टी है, ये सत्ताधारी पार्टी कब बनी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी।
और भारतीय जनता पार्टी किससे बनी? भारतीय जनसंघ से बनी। तो क्वेश्चन यहीं से आ रहा है कि भारतीय जनसंघ का गठन किस वर्ष हुआ था, यानी भारतीय जनसंघ कब बना था। तो भारतीय जनसंघ जो बना था वो कब बना था? 1951 में बना था। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्वतंत्र भारत की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। उसको हम पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं कि एक बार यदि आपको वो चीज समझ में आ गई तब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है ना, ये याद रखिए, ये समझिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक है। थोड़े से शब्दों के हेर फेर से क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक। अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इसमें से क्या हटा? भारतीय हटा दिया। भारतीय हटा दिया तो अब आया क्या? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कौन थे? माउंटबेटन थे। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। लेकिन यदि इसी में लगा दिया जाए कि भारतीय कौन थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन के बाद कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी। तो माउंटबेटन चूंकि भारत के नहीं थे इसलिए उनको हटा दिया जाएगा और नाम किसका आएगा? सी राजगोपालाचारी का आएगा। इसमें थोड़ा से शब्दों के अंतर पे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। हमको ये समझ में ही नहीं आता है, हम ठीक से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। हमने देखा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, आपने भारतीय ध्यान नहीं दिया। भारतीय जब ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का पढ़ना बहुत आवश्यक है। यदि आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत का प्रथम आम चुनाव, तो प्रथम आम चुनाव वैसे तो शुरू हुआ था वो अक्टूबर 1951 से और चला था वो 1952 तक। लेकिन जब पूरे रूप में परिणाम जब आए थे तब वो 1952 को आए थे, इसलिए उसको सीधा कह दिया जाता है कि प्रथम आम चुनाव, चूंकि परिणाम उसके 1952 में आए थे इसलिए उसको कह दिया जाता है कि भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। अब यहीं इससे लगा हुआ एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? यानी चुनाव आयोग बन गया, जब चुनाव आयोग बन गया तो चुनाव आयुक्त भी नियुक्त कर दिया गया होगा उसी समय। जी हां, कर दिया गया था। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। एकदम कंठस्थ कर लीजिए, हमेशा पूछा जाता है और कई जगह पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें इससे ज्यादा नहीं बताने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में 1977 के चुनाव के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? यानी कि 1977 वो साल था, 1977 वो साल था जब केंद्र में कांग्रेस के अतिरिक्त किसी दल को बहुमत प्राप्त हुआ था। यानी कि कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो जब बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था तो कोई दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे,
तो दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? श्री मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसको बनाया गया था? श्री मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो आपको यहां याद, सारे प्रधानमंत्री याद नहीं रखने हैं, आपको केवल ये याद रखना है जो जिसने क्रांतिकारी परिवर्तन किया, यानी लगातार एक दल का प्रभुत्व चला आ रहा था, उस दल का प्रभुत्व टूटा और प्रभुत्व टूटने के पश्चात जब एक नया प्रधानमंत्री आया तो वो कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने कांग्रेस के प्रभुत्व को तोड़ दिया था? तो कांग्रेस को प्रभुत्व को तोड़ने वाले कौन थे? श्री मोरारजी देसाई थे। उनका नाम था श्री मोरारजी देसाई। क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं कि नेहरू जी के मंत्रिमंडल में यानी कि प्रथम मंत्रिमंडल में वो कौन सा ऐसा मंत्री था, या कह लीजिए ऐसा कौन सा वो रेल मंत्री था जिसने एक रेल दुर्घटना होने पर अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सोचिए कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, ना तो ट्रेन की जगह पर मंत्री जाता है ना ट्रेन को मंत्री चलाता है, लेकिन उसे लगा, उस व्यक्ति को लगा, वो कितने आदर्शवादी व्यक्ति थे कि उनको लगा कि ट्रेन का जो विभाग है वो हमारे पास है, हम रेल मंत्री हैं और रेल की दुर्घटना हो गई है। इस रेल दुर्घटना के कारण उन्होंने नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया। कौन थे वो? लाल बहादुर शास्त्री, हमारे सेकंड प्रधानमंत्री, द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। सोचिए किस तरीके के लोग होते थे और कैसा वो मंत्रिमंडल था। बड़ी मजेदार चीज है, उसमें उस मंत्रिमंडल में विपक्ष के लोगों को भी जगह दी गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस मंत्रिमंडल में थे और डॉक्टर अंबेडकर भी उस मंत्रिमंडल में थे। सोचिए किस प्रकार का मंत्रिमंडल बना होगा, किन आदर्शों पर वो लोकतंत्र चल रहा था। क्योंकि कांग्रेस ने इतने व्यापक विजय प्राप्त की थी कि विपक्षी पार्टी ही नहीं बची थी। विपक्षी पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसके कितने सदस्य थे? मात्र 16 सदस्य थे उस पार्टी के। और उस पार्टी तब अन्य पार्टियों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रमुख थे। वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल में जगह प्रदान की गई। सोचिए किस तरीके से देश का शासन प्रारंभ कर दिया गया था। तो ये समझ लीजिए किस तरीके से नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सन 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। इसे कुल कितनी सीटें प्राप्त थीं? ठीक है, यही चीज अभी हमने आपको बता दी 1 मिनट पहले। अगला क्वेश्चन भी वही आ गया कि सन 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव में जो विपक्षी पार्टी थी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, जिसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, उसे कुल कितनी 16 सीटें मिली थी। मात्र 16 सीटें प्राप्त हुई थी। यह क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता रहेगा, याद रखिए इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। और इसके बाद उन्होंने एक और
संघ बनाया था, इसके बाद उन्होंने कौन सा संघ बनाया था, उसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। याद रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के अतिरिक्त एक संघ बनाया था, उस संघ का नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ये दोनों चीजें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी, और चूंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था कि संविधान सभा में उन्हें सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो सोचिए, इस विराट व्यक्तित्व के व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो निसंदेह वो कार्य पूछा जाता है, और कई परीक्षाओं में सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस के बारे में लगातार हम बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, और 1885 में जब कांग्रेस बनी तब उसका स्वरूप कैसा था? तब उसका स्वरूप कैसा था, इसको आप समझ लीजिए कि जब प्रारंभिक अवस्था में कांग्रेस बनी तब उसका जो स्वरूप था वह नव शिक्षित, यानी कि जो नवीन पढ़े लिखे युवा वर्ग था उसमें सम्मिलित था, कामकाजी वर्ग इसमें सम्मिलित था, और व्यापारी वर्गों के हित समूह के तरीके से ये कार्य करती थी। यानी कि कांग्रेस को केवल इसलिए बनाया गया था, डफरिन ने ये कहा भी था, लॉर्ड डफरिन का ये कथन था कि एक विद्रोह जो पनपने जा रहा है उस विद्रोह को रोकने के लिए एक नए तंत्र की स्थापना की गई है। जैसे आसमान से कोई बिजली गिरने वाली होती है तो उस छत को या उस भवन को बचाने के लिए उसमें एक यंत्र लगा दिया जाता है। इसी विद्रोह को बचाने के लिए क्योंकि जो अंग्रेज थे वो बहुत दूरदृष्टि वाले थे, उन्हें अब लगने लगा था कि कहीं ना कहीं भारत पर राज उन्होंने काफी दिन कर लिया है, अब एक विद्रोह आने वाला है, यदि उस विद्रोह से बचना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो विद्रोह से बचने के लिए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। और इसमें रखा किन लोगों को? रखा इन्होंने नवीन शिक्षित लोगों को। किसको? नवीन शिक्षित लोगों को, कामकाजी यानी नौकरी पेशा लोगों को, और व्यापारी वर्गों के लोगों को। और ये प्रारंभ में कांग्रेस क्या कर रही थी? हित समूह, एक दबाव समूह के तरीके से कार्य करती थी। अपना कार्य अगर करवाना है तो कांग्रेस के पास लोग जाते थे, बताते थे, और कांग्रेस उन चीजों को सरकार तक पहुंचाती थी। एक दबाव समूह के तरीके से काम करती थी। दबाव समूह अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं समझाएंगे, लेकिन हाँ, बीए में जैसे ही आप आएंगे दबाव समूह पूरी तरीके से आपको समझ में आएंगे कि दल का कार्य क्या होता है, दबाव समूह का कार्य क्या होता है, और हित समूह का कार्य क्या होता है। ये सारा डिटेल में आप वहां पढ़ेंगे, लेकिन यहां आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही 1885 में तो उन्होंने जिस हित के लिए इस संगठन की स्थापना की थी वो उसी राह पर चली, लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते इसने क्या किया? एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। जब इसमें महात्मा गांधी का प्रवेश होता है और महात्मा गांधी आकर पूरे देश की यात्रा करते हैं, और यात्रा करते समय एक बहुत ही चर्चित उनका वाकया है कि जब महात्मा गांधी ने पूरे देश का भ्रमण किया और उन्हें लगा कि भारत के अधिकतर लोग ऊपर कपड़ा पहनते ही नहीं है, उनके पास, भारत देश इतना गरीब है कि ऊपर कपड़ा पहनने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है। तब महात्मा गांधी जो एक अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हम भारत के सारे लोगों को जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंचा देते कि वो पूरे कपड़े पहन सकें, तब तक हम भी पूरे कपड़े नहीं पहनेंगे, एक धोती में ही रहेंगे।
तब से महात्मा गांधी एक धोती में ही रहने लग गए थे। तो सोचिए, उन्होंने एक जो त्याग किया, उस त्याग का प्रभाव पड़ा, लोग उनसे जुड़ने लगे और बहुत तेजी से जुड़े और कांग्रेस ने क्या किया, एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। तो यह आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने जन आंदोलन का रूप कब धारण किया, तो सीधा आंसर है 20वीं शताब्दी में कांग्रेस ने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सीधा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। हमने आपको बताया कि वो मंत्रिमंडल में भी सम्मिलित थे, लेकिन वो हैं क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ, अभी हमने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व संगठन। इस संगठन का निर्माण किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक सदस्य थे, इन्होंने इसको बनाया और ये नेहरू जी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे। और एक चीज और, ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, ध्यान रखिए, ये नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे। इन्होंने भारतीय जनसंघ का निर्माण किया और ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे। ये तीन चीजें थी। यदि पूछ लिया जाए व्यक्तित्व में कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, तो आप तीनों चीजें उनको बता सकते हैं कि भारतीय जनसंघ के ये संस्थापक थे, नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल के मंत्री थे, और क्या थे, ये संविधान सभा के सदस्य थे। चलिए, ये तो आपने समझ लिया और इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। इन स्थितियों को देखते हुए अब सीधे आगे चलते हैं कि जो ये दौर चल रहा था, एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर चल रहा था, उस समय एक बहुत खतरनाक वाकया हुआ। एक ऐसी घटना घटी जिस घटना को लोग सैकड़ों सालों तक याद करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या घटना थी वो। 1969 में 1969 के ऐतिहासिक राष्ट्रपति चुनाव के अवसर पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट डालने के लिए कहा। इस चुनाव में एक उम्मीदवार थे बीबी गिरी, तो दूसरे उम्मीदवार का नाम बताइए। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इसका आंसर कितना है, छोटा सा। ठीक, तो दूसरे प्रत्याशी कौन थे? एन संजीव रेड्डी। कौन थे? एन संजीव रेड्डी। अब ये वाकया क्या हुआ था, ये समझ लीजिए कि भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर जब इंदिरा गांधी आई, उस समय इतना विकास नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं पुरुषवादी मानसिकता हावी थी। तो पुरुषवादी मानसिकता के हावी होने पर इनको प्रधानमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन यह माना गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर ये जब कार्य करेंगी तो हमसे पूछ के कार्य करेंगी। के कामराज उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, कामराज जी के गुट ने कहा, सोचा कि ये हमारे अनुसार कार्य करेंगी, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी ने काम शुरू किया, उनको चीजें समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री हमको बना दिया गया, लेकिन हमको कठपुतली प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो इस कठपुतली प्रधानमंत्री से हटने के लिए और अपना प्रभाव दिखाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया कांग्रेस का, उसके विरोध में ही उन्होंने एक वक्तव्य जारी कर दिया कि लोग अपनी अंतरात्मा, पार्टी के आधार पर नहीं, पार्टी के विप के आधार पर नहीं, अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट दे सकते हैं। और उस चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया। कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके अलावा कोई लगता ही नहीं था, उस चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया।
इन स्थितियों में इंदिरा जी ने बताया कि वो सशक्त हैं और वो संचालन करना जानती हैं, वो जानती हैं कि कैसे राजनीति में चाल चली जाती है और किन शब्दों का राजनीति में अर्थ होता है। और अपने जो उस काडर थे, जो लॉबिंग कर रहे थे नेता, जो सीनियर नेता लॉबिंग कर रहे थे, उनको बता दिया कि वो एक कठपुतली प्रधानमंत्री नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं रहने देते हैं। अगर इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा जानना है आपको तो आप हमारे वीडियो को जाके देखिए। जो प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो पड़े हैं उसमें विस्तार से हमने इसकी चर्चा की है। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं कि कुछ उस समय समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए चिंतक थे। वो कौन कौन से थे? समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं एवं चिंतकों के नाम बताइए। तो आप नाम बता सकते हैं कौन कौन से थे वो? आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, ये सब क्या है? समाजवादी आंदोलन के नेता हैं। इन समाजवादी नेताओं का भी उस समय काफी प्रभाव था, जो कि बाद में कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ने में सक्षम रहे। इसलिए इन नेताओं को भी जानना बहुत आवश्यक है। कौन कौन से नेता हैं वो? समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता तथा चिंतकों के नाम बताइए। क्वेश्चन क्या है? समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं और चिंतकों के नाम बताइए। तो आप नाम कैसे बताएंगे? अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 4-5 नाम बता देंगे। तो कौन कौन से नाम है? 1 नंबर का है तो 1-2 नाम बता देंगे। ठीक है, तो कौन कौन से नाम है? आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, इतने सारे लोग हैं जिनको आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, कई बार आपसे 4-5 नाम लिखवा दिए जाते हैं और उन नाम से में कह दिया जाता है कि इनका मिलान कर दीजिए, ये किससे संबंधित हैं, इन्होंने क्या कार्य किया है। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनू मसानी। मीनू मसानी मतलब क्वेश्चन जो अगला है, मिलान करने के लिए चीजें दी गई हैं। तो इसमें देखते हैं कि मीनू मसानी क्या थे? ये स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। किसके थे? स्वतंत्र पार्टी के लीडर थे मीनू मसानी। अगला नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जैसा कि हमने आपको बताया ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या हो जाएंगे? भारतीय जनसंघ के नेता या संस्थापक। अगला है अशोक मेहता। तो अशोक मेहता कौन है? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं ये। किसके नेता हैं? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं ये। और S.A. डांगे। तो S.A. डांगे कौन है? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। चलिए इसमें कुछ तथ्य और हैं जो हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ और चर्चा करेंगे। चलिए, प्रथम आम चुनाव के समय भारत की कुल कितनी आबादी थी या कुल कितनी जनसंख्या थी? यह आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम आम चुनाव के समय भारत की कुल कितनी जनसंख्या थी? कितनी थी? 17 करोड़। कितनी थी? 17 करोड़ जनसंख्या थी। 1952 में जब आम चुनाव हुआ तब जनसंख्या कितनी थी? 17 करोड़। अब आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह पूछ लिया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? यानी भारत रत्न जब सम्मान देना शुरू किया गया तो सबसे पहले वो व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ वो कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचारी, जो अभी हमने आपको बताया। पहले क्या है ये? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं सी राजगोपालाचारी। उन्हीं को क्या मिला हुआ है? भारत रत्न से सम्मानित वो प्रथम व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ था। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, चूंकि हम लोगों ने देख लिया, इसको समझ लिया
शॉर्ट आंसर टाइप और बहुविकल्पी क्वेश्चन में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यदि आपने विस्तार से हमारा ये वीडियो देखा और पुराने वीडियो ठीक से देखे तो एक भी क्वेश्चन आपसे यहां वहां नहीं होगा। लगभग सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और हां, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमने क्या किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बनाकर डाल दी है। आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं कर दी हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक पैसा आपको कहीं पर भी पेमेंट नहीं करना है। चलिए, तो हम जब आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, इतना आपके लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ करिए। आपको लग रहा होगा, लगता है पैसा मांगेंगे सर। पैसा नहीं मांगना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना है, जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, उनको इसको शेयर कर दीजिए। और यदि आपको कोई चीज अच्छी लगी है तब, और अगर आपको कोई चीज बुरी लगी है तब भी, अगर आपको कोई नई चीज चाहिए तब भी कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि इसमें और क्या आपको चाहिए या आपको इसमें क्या अच्छा लगा। आज टॉपिक बड़ा हो रहा है, इसलिए टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे और आपके समक्ष एक